ये लीजिए देव जी, आज मैंने आपकी पसंद का जापानीज ऑमलेट बनाया है। माँ, मैं आज नाश्ता नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे बेटा, बहू इतने दिल से तेरे लिए ऑमलेट बनाकर लाई है, कम से कम थोड़ा सा तो खा ले। माँ, इस काली कल्लो के हाथों से अगर मैंने ऑमलेट खा लिया तो वो मेरी पसंदीदा नहीं नापसंद चीज में शामिल हो जाएगी। सुबह सुबह मेरा कितना अच्छा जी हो रहा था, इतना हसीन सपना देखा था मैंने, लेकिन आंख खुलते इस ग्रहण का चेहरा देख लिया। क्या कहा भैया आपने? ग्रहण? ग्रेट, इस कल्लू भाभी पर सूट कर रहा है। अपने पति और ननंद की ऐसी बातें सुनकर इशिका की आंखें भर गईं। गौरी, देव ये किस तरह की बातें कर रहे हो? देखो, तुम्हारी बातें सुनकर बेचारी इशिका रो रही है। माना कि ये काली है, लेकिन किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। माँ, जब काली है तो काली को काली ही तो बोला जाएगा। सही कहा माँ भैया ने। इस काली भाभी को हम काली ना बुलाएं तो क्या गोरी कहें? बस करो गौरी और देव जी, माना कि मेरा रंग काला है, लेकिन मेरे अंदर भी दिल है और मुझे भी बुरा लगता है। आप हर रोज मेरी भावनाओं से खेलते हो, लेकिन फिर भी हर एक नई सुबह के साथ मैं पिछली बातों को भूल जाती हूँ। आपको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप हो कि आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। पत्थर दिल हो आप दोनों। क्या कहा तूने? मुझे काली माई? अरे अरे देव बेटा, ज्यादा गुस्सा मत कर। और तू इशिका बहू, काली बोलने से तो तू ऐसे चिढ़ रही है जैसे कि तू दूध जैसी गोरी हो। जा जाकर घर के काम संभाल। और तू देव, तू अपना काम देख, और गौरी तू भी अपने कॉलेज की तैयारी कर। शारदा ने सभी को अपने अपने कामों पर लगा दिया। शारदा के 2 बच्चे थे, देव और गौरी, जिनमें देव की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। लेकिन शारदा ने देव की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाई थी, जो दिखने में काली लेकिन संस्कारों से बड़ी ही अच्छी थी। लेकिन देव को अपनी पत्नी जरा सी भी पसंद नहीं थी, इसलिए शादी के पहले दिन से ही वो उसे नापसंद करता था और उसे देखकर गौरी को भी अपनी भाभी को परेशान करने का मौका मिलता। 1 महीने तक तो बेचारी इशिका ने सब कुछ बस सब्र करके झेल लिया, लेकिन अब आकर उसे अपने पति और ननंद की बातें चुभने लगी थी और अब शारदा के घर में इसी वजह से बतंगड़ बनते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना ही देव और इशिका की किसी न किसी बात पर अनबन हो ही जाती थी। अगर इतनी ही दिक्कत थी मेरे काले रंग से, तो क्यों की थी मुझसे शादी? भाग फूट गए थे मेरे, जो मैंने तुमसे शादी कर ली, और कुछ? आपको ऐसे बोलते हुए अजीब नहीं लग रहा है? अरे यार, तुम चुप करो। काली माई रोज रोज ही लड़ने को बैठी रहती है। आज भी देव और इशिका में लड़ाई हुई। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। देव इशिका को अपनाने को तैयार नहीं था। उसे उसका काला रंग और संस्कार पसंद नहीं थे। एक दिन देव ऑफिस में बैठकर एक लड़की को देख रहा था। वाह, क्या ये कोई न्यू एम्प्लॉय है? कितनी प्यारी है, काश कि ये मेरी पत्नी होती। गोरी चिट्टी स्टाइलिश सी, लेकिन मुझे तो जला हुआ दलिया मिल गया। खैर, जो भी हो, ये मेरी जिंदगी है और मैं सारी उम्र उस काली स्याही के साथ नहीं गुजार सकता। देव के मन में हैवानियत आने लगी। उसे ऑफिस में आई हुई नई लड़की ईशानी पसंद आ गई थी। देव ने उससे अपनी अच्छी बात बनाई और फिर मौका मिलते ही उसे प्रपोज कर दिया। ईशानी को भी देव पसंद आ गया था। उसने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और दोनों ने बिना किसी को बताए शादी कर ली। ईशानी गोरी चिट्टी मॉडर्न लड़की थी जो देव को बहुत ज्यादा पसंद थी। देव शादी करके उसे अपने घर लेकर पहुंच गया। इत्तेफाक से अपनी सौतन के लिए दरवाजा भी इशिका ने ही खोला और अपने पति को वरमाला वगैरह डाले देखकर उसके पांव से जमीन खिसक गई। देव जी, ये कौन है? हट, रास्ता छोड़ काली, ये मेरी पत्नी है। अच्छा, तो तुम देव की पहली पत्नी हो? सो सैड। देव तो बहुत हैंडसम है और तुम तो देखने से ही बेकारिन लगती हो। क्या हुआ बहू, कोई आया है क्या? देव, ये कौन है? शारदा ने भी हैरानी से पूछा तो देव ने उसे भी जवाब दिया। माँ, मैं बता रहा हूं, और कोई भी मुझसे बार बार मत पूछना। ये मेरी पत्नी है ईशानी, और आज से ये मेरे ही साथ रहेगी। मुझे भी मेरी पसंद की पत्नी लाने का हक है। मैं सारी जिंदगी इस कल्लो के साथ नहीं रहूंगा। ऐसे बोलकर देव चला गया। उसकी बातें सुनकर इशिका जोर से रोई। हाय, मेरा पति तो मेरी सौतन ले आया। मेरा तो भाग ही फूट गए। बहू चुप हो जा, तू कहीं नहीं जाएगी, तू भी यहीं पर रहेगी, इसलिए शांत हो जा। शारदा ने किसी तरह से इशिका को संभाला। रोने धोने के बाद इशिका अपने कमरे में गई, जहां ईशानी उससे बोली, हेलो, कहाँ आ रही हो काली माई? क्या मतलब? ये मेरा कमरा है और मैं जब चाहूं तब यहाँ आ सकती हूँ। ये लो, ये तकिया तुम्हारा था ना, इसी लो और निकलो। और हाँ,
एक और बात, ये कमरा तुम्हारा था लेकिन अब मेरा है, इसलिए आइंदा से इस कमरे को अपना बोलने की हिम्मत भी मत करना। ईशानी ने पहले ही दिन घर में कदम रखते ही इशिका को उसके कमरे से निकाल दिया था। इशिका बेचारी दुखी सी अपना तकिया लिए वहां से आने लगी। अरे बहू, ये तकिया कहाँ लेकर जा रही है? माँ जी, मेरी गोरी सौतन के आते ही तो मेरे भाग फूट गए। अब तो मेरे पास सोने के लिए भी कमरा नहीं है। अरे नहीं, उसने तुझे कमरे से निकाल दिया और घर में तो कोई और कमरा भी नहीं है। जानती हूँ, अब मुझे रसोई में सोना पड़ेगा। इशिका ऐसे बोलकर दुखी सी रसोई में आ गई और वहीं अपना तकिया जमीन पर रखकर सो गई। शारदा को उसे देखकर काफी दुख हो रहा था। ऐसे ही सुबह हुई और इशिका के ऊपर किसी ने जग भरकर पानी मारा, जिससे कि उसकी आंख घबरा कर खुली। कौन है? काली डायन, कब तक सोएगी? हट यहाँ से, मुझे ब्रेकफास्ट बना कर दे। एक तो तुमने मुझे पूरा भिगा दिया और ऊपर से तुम मुझसे नाश्ता बनवाना चाहती हो। मैं कोई ना। काली, मेरी पत्नी के काम को मना करने की जुर्रत भी मत करना। एक तो इस घर में रखा है, उसका एहसान समझी? और यहाँ तुझे मैंने मुफ्त में नहीं रखा है। चुपचाप मेरी पत्नी का कहना मान। देव की बात सुनकर इशिका कुछ नहीं बोली और नाश्ता बनाने लगी। इशिका ने सभी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन ईशानी ने किसी को भी अपने और देव के सिवा टेबल पर नहीं बैठने दिया। पहले मैं और देव नाश्ता करेंगे, उसके बाद ही कोई तीसरा आएगा। लो कर लो बात। इस गोरी सौतन के आने से तो सिर्फ मेरे ही नहीं, माँ जी और ननन जी के भी भाग फूट गए। ये ईशानी तो बहुत घमंडी है, न किसी को अपने साथ बैठने देती है और न ही कुछ खाने। इशिका की बात में सच्चाई थी। ईशानी बेहद घमंडी थी, जो अपने साथ किसी को भी टेबल पर नहीं बैठने देती थी। अब शारदा और गौरी को एहसास हो रहा था कि इशिका कितनी साफ दिल थी। ईशानी ने सभी की नाक में दम किया हुआ था और साथ ही ईशानी की नजर कहीं और भी थी। एक दिन शारदा आराम से बैठी हुई थी कि उसके पास देव आया। माँ, जरा इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दीजिए। ये किस तरह के पेपर्स हैं? माँ, ये मेरे बिजनेस के कुछ पेपर्स हैं। आपकी रजामंदी चाहिए। देव ने झूठ बोलकर अपनी माँ से सिग्नेचर करवा लिए और शारदा के सिग्नेचर करते ही देव ने बड़े बड़े सूटकेस फेंकना शुरू कर दिया। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? माँ, आपकी मदद कर रहा हूँ आपको इस घर से निकालने में। देव की बात से शारदा सब कुछ समझ गई। उसे अपने ही बेटे पर यकीन नहीं हो रहा था। देव ने एक ही झटके में धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। देव, इस 4 दिन की आई हुई लड़की के चक्कर में तूने हमें घर से निकाला है ना? देख, तू पछताएगा, देखना। इस गोरी ईशानी के आने से हम सभी के भाग फूट गए, लेकिन इसके भी भाग्य में कुछ ज्यादा सुख नहीं रहेगा। ये मेरी बद्दुआ है। तीनों सास बहू और ननन घर से निकल आई। अब उनके पास कोई खास ठिकाना नहीं था, इसलिए शारदा ने अपनी सोने की चेन को बेचकर एक कमरा किराए पर लिया और उसी में अपना गुजारा शुरू किया। वहीं अब देव की भी लड़ाई ईशानी से होने लगी थी। ईशानी, अचानक से ही तुम्हें क्या दिक्कत हो गई है? पहले तो तुम ऐसे नहीं लड़ती थी। देखो देव, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हें मेरे नाम आधी प्रॉपर्टी करनी होगी। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मेरे नाम प्रॉपर्टी करो और फिर क्या? फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अब मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ। ईशानी की बात सुनकर देव को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम मुझे छोड़ दोगी ईशानी? हाँ। तो क्या तुमने बस मुझसे इसीलिए शादी की थी? बोलो। हाँ। अच्छा, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। देव ने ईशानी को भगा दिया और फिर उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू किया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और साथ ही उसे समझ भी आ रहा था कि उसकी पत्नी कितनी साफ दिल और कितनी अच्छी थी। देव ने किसी तरह अपने परिवार को ढूंढा और उनसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो माँ, इशिका और गौरी में भटक गया था, लेकिन अब सीधे रास्ते पर आकर मैं आपको लेने आया हूँ। जा, नहीं सुननी है तेरी बात हमें के पास। रह अपनी पत्नी के साथ। ऐसा ना कहो माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ। मैं भटक गया था, माफ कर दो ना। अब जाइए देव जी, अब बहुत देर हो गई है। इशिका, कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। मेरी बात तो सुनो। मैं सच में भटक गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देव ऐसे बोलकर रोने लगा। उसे दिल से अपनी गलती महसूस हो रही थी। उसने अपनी गलती की माफी मांगी। उसे देखकर इशिका और शारदा का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे माफ कर दिया। देव माफी पाकर सभी को वापस घर ले आया। अब वो इशिका को भी प्यार से रखता था। उसे उसकी जिंदगी ने सीख दे दी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। काश मैं इस काले गोरे के चक्कर में न पड़ता और अपनी पत्नी को प्यार से रखता, तो आज मुझे इतना शर्मिंदा न होना पड़ता।
लेकिन दोस्तों, आप ऐसी गलती कभी मत करिए और अपनी पत्नी की इज्जत करिए, उससे प्यार करिए और हमारी कहानी देखते रहिए।